आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम केंद्रीय बजट और बिहार। नमस्कार। केंद्रीय बजट पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, किसी ने कहा है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह भर नहीं है, बल्कि ये हमारे मूल्यों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। मजबूत अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के निर्माण में ये बजट किस तरह मददगार साबित होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमने आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित किया है अर्थशास्त्री और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर सुधांशु कुमार को। सुधांशु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। सुधांशु जी, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसा रहा मोदी 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट? आम और खास वर्ग की उम्मीदों पर कितना खरा इस बजट को आप मानते हैं? यह बजट प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। बजट ऐसे परिदृश्य में आया है जब तमाम वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से उभरी चिंताएं निकल करके बाहर आ रही हैं। इस बीच में अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त बनाया जाए, जो कि आपूर्ति श्रृंखला में बाधा या फिर ग्लोबलाइजेशन में आ रही चुनौतियों के कारण एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो बाधाएं आ रही हैं, उन सब के बीच में अर्थव्यवस्था को सशक्त रखते हुए आम जन से लेकर के जो उद्योग धंधे से जुड़े लोग हैं, उन सबको कैसे लाभान्वित करते हुए अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जाए, इस पर इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह सरकार के खजाने को भरने वाला बजट नहीं है, यह आम लोगों की जेब को भरने वाला बजट है। यह एक पक्ष है बजट का जिसमें आम लोगों को सहूलियत मिली है और उस सहूलियत के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जा सकती है, यह बड़ा ही रोचक है। आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का 60% से अधिक जो है उपभोक्ता व्यय के माध्यम से कंट्रीब्यूट होता है जीडीपी का, तो उसमें उपभोक्ता मांग में कमी आने से अर्थव्यवस्था के विकास दर में भी कमी आती है, जो हमारे लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है। तो इसको लक्ष्य जो सुधार किए गए हैं, वो 60% जो जीडीपी का हिस्सा है, उस हिस्से को मांग में वृद्धि के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए, वह मध्य वर्ग को जो बड़ी राहत दी गई है उसके माध्यम से करने की कोशिश की गई है। साथ ही युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लाई गई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई ऐसे घोषणाएं की गई हैं जिनका लाभ सब लोगों को मिलने की संभावना है। खासकर अगर देखें तो कैंसर से जुड़े रोगियों को राहत देने के लिए इस बजट में एक बड़ी घोषणा की गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो देश के होंगे वहां कैंसर केयर की सुविधा दी जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो सेवा क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं और एक बड़े लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रहा है, तो उनको भी जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा जा रहा है। इनके लिए अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे ई श्रम पोर्टल से जो बेनिफिट मिलते हैं। तो जो वर्तमान में बदलती परिस्थिति की जरूरतें हैं, वो जरूरतें स्वास्थ्य में जो नई नई चुनौतियां हैं वह हो, या रोजगार के जो नए अवसर मिले हैं उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए जो नए प्रावधान की जरूरत थी वह की गई है। इसके अलावा अगर देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो राज्यों को एक सहायता भी दी जा रही है, जो राज्य की वितरण कंपनियां हैं उनके घाटे को कम करने के लिए अतिरिक्त 0.5% की जो ऋण की सहायता दी जाएगी। इससे आगे बढ़ते हुए जो रिन्यूएबल सेक्टर है, जो नवीनीकरण योजना है, जो एनवायरमेंटली भी काफी सस्टेनेबल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए 100 गीगावाट जो एनर्जी है वह न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाने की योजना की गई है 2047 तक। इसमें एक बड़ा ही जो कंस्ट्रक्टिव जिसको कह सकते हैं वो रचनात्मक प्रयोग यह किया जाएगा कि न्यूक्लियर प्लांट बहुत छोटे छोटे स्तर के होंगे, जिसमें बिहार में भी एक पिछले कुछ दिनों पहले एक सर्वे किया गया है नवादा जिले में। तो एक संभावना है जो बिहार जैसे राज्य को भी एक नवीकरण ऊर्जा के जो नए स्रोत हैं उनसे जो जोड़ा जा सकता है। तो यह आम जन की जरूरतों के साथ साथ आर्थिक विकास की जरूरतें हैं उनको सहायता देने वाला बजट है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि ये हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट लाया गया है। खास करके मध्यम वर्ग को इस बजट में काफी राहत दी गई है, आयकर में छूट दी गई है। ये आयकर में छूट किस तरह से वेतन भोगियों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। गौर से देखेंगे तो यह बहुत प्रतीक्षित राहत है कि लोगों को उम्मीदें थी कि पिछले कई वर्षों से सरकार ने सभी आय वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया है। वह निम्न आय वर्ग के लिए जो खाद्यान्न सहायता योजना का लगातार चलना, जिससे 85 करोड़ लोग लाभान्वित हुए, या उद्योग धंधे से जुड़े लोग थे उनके लिए भी कई जो PLI स्कीम आए वो आए। तो मध्यम वर्ग
के लिए इसमें एक बड़ी राहत दी गई है, जो आयकर की संरचना में परिवर्तन के साथ आया है। जैसे 12 लाख तक की आय के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है, उसमें अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बोलते हैं, जो लाभ मिलता है उसको जोड़ दे तो 12,75,000 तक की आय के लिए कोई कर नहीं देना है। हालांकि उससे अधिक के आय वर्ग के लोग जो हैं उनके लिए टैक्स स्लैब है, उन टैक्स स्लैबों में भी काफी सुधार किया गया है और इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा। और गौर करेंगे तो यह लाभ हम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको तो मिल ही रहा है। यह एक मल्टीप्लायर की तरह अर्थव्यवस्था में भी योगदान करता है। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोगों के पास अतिरिक्त राशि होगी जिसको लोग खर्च करेंगे, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और फिर यह जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो मध्य वर्ग को एक बड़ी राहत दी गई है और दूसरा पक्ष है इस राहत के सहारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के विकास की गति को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही इनकम टैक्स से जुड़ी एक चीज जो है, जो पहले विवाद से विश्वास की स्कीम चली थी, उसको और आगे बढ़ाते हुए यह कहा गया कि सरकार पहले आयकर दाता के द्वारा स्वयं सत्यापित चीजों पर भरोसा किया जाएगा और उसके बाद ही उनका कोई सर्च या कोई नोटिस या इस तरह के जांच या कार्रवाई की बात की जाएगी। साथ ही रिवाइज रिटर्न भरने की भी जो सीमा है उसे 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने तक कर दी गई है। और आने वाले कुछ दिनों में, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा भी, कि डायरेक्ट टैक्स कोड में और सुधार करते हुए जो नए बिल आएंगे, यह करदाताओं को राहत देने और कर की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। जी बिल्कुल। अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ज्ञान बजट करार दिया है। इसमें जी यानी गरीब, वाई यानी युवा, ए यानी अन्नदाता और एन यानी नारी शक्ति, इन सभी के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं इस बजट में। वो क्या प्रावधान है, हमारे श्रोताओं को आप बताएं। इस प्रावधान की अपनी एक पृष्ठभूमि है। प्रधानमंत्री जी ने जब समाज को अपने नजरिए से देखा तो उन्होंने इसको इन 4 जातियों में वर्गीकृत किया है और पिछले कई वर्षों से जो उनके मार्गदर्शन में जो बजटीय प्रावधान किए जाते रहे हैं, उनका लक्ष्य और केंद्र बिंदु ये चार जो समाज के हिस्से हैं वो रहे हैं। गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं पर काफी बजटीय प्रावधान पहले से रहा, आगे भी जारी रहेंगी। युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ी चुनौती रही है, तो उन्हें कौशल के आधार पर कैसे रोजगार के लिए तैयार किया जाए। और इस बार के बजट में ऐसे प्रावधान किए हैं कि विश्व स्तरीय कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें वैश्विक स्तर पर जो लोगों ने अपने उच्चतर मानक स्थापित किए हैं, उन मानकों के आधार पर आपसी सहयोग से कौशल विकास को और आगे बढ़ाया जाएगा। किसान की बात करेंगे तो यह बजट उनके लिए कई मायने में खुशहाली की उम्मीदें लेकर के आता है। अगर देखें तो पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है वो देश के वैसे 100 जिले जिनमें कम उत्पादकता है, कम बुआई और औसत से कम ऋण की उपलब्धता है, और इसमें लगभग एक अनुमान है कि 1.7 करोड़, करीब 2 करोड़ से के आसपास के जो किसान है वो बेनिफिटेड होंगे। वो कैसे बेनिफिटेड होंगे? तो कृषि उपकरण हो गए, जो उन्नत किस्म के बीज हो गए, या कीटनाशक या फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता है। साथ ही केसीसी कार्ड, जिसके माध्यम से करीब आप देखेंगे तो 8 करोड़ के आसपास किसान लाभान्वित हो रहे हैं आज के दिन में। तो उनके लिए भी ऋण की सीमा को बढ़ा करके 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। तो इन सबको जब हम मिला करके देखते हैं तो देश के 100 जिले जो उत्पादकता के क्षेत्र में पीछे रह गए हैं, उनमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के सहयोग से कृषि, जो कि एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो आपदा काल में, जैसा कि हमने देखा कि कोविड काल में भी यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रेट को दिखाया था। तो इस क्षेत्र को और मजबूती प्रदान करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना लक्षित है। महिलाओं को देखें तो महिला सशक्तिकरण एक बजट के केंद्र बिंदु में पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि यह रहा है। जैसे पीछे हमने देखा लखपति दीदी की योजना हो या स्वयं सहायता समूह लक्षित कई तरह की योजनाएं हुई, जिनमें महिलाओं को स्वावलंबी और खासकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की जो प्रयास किए गए हैं उसको और आगे बढ़ाते हुए इस बजट में भी प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से समाज के हर हिस्से को जोड़ करके विकास की मुख्य धारा में शामिल करना और विकास के लाभ का भी उन सबको एक जो कैनवास है उसमें उन सबको लाना, एक समेकित प्रयास जिसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट के एफर्ट के रूप में हम लोग बोलते हैं, देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। अब बढ़ते हैं बिहार की ओर। इस बजट में बिहार को भी विशेष सौगातें दी गई हैं। मिथिला की बात हुई है, मखाना की बात हुई है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई है, IIT की बात हुई है। इन सब प्रावधानों से विकसित बिहार के विजन को आगे बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी सुधांशु जी? विकसित भारत के रास्ते में विकसित बिहार का होना अत्यंत आवश्यक है और इसको बिहार ही नहीं, केंद्र
केंद्र के स्तर पर ही नीति निर्माताओं ने महसूस किया है और उनके इस चीज के रिकॉग्निशन की परिणति जो है वो बिहार से संबंधित योजनाओं में भी दिखती है, जो कि इस बजट में आया है। अगर आप देखेंगे तो मिथिला क्षेत्र जो बड़ा सा भूभाग है उसमें मखाना बोर्ड की स्थापना है, जिसमें एफपीओज के माध्यम से किसान जो मखाना के उत्पादक हैं उन उत्पादकों को कैसे सीधा अपने उत्पादन में उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा, साथ ही जो फाइनल आउटकम है उसका मूल्य कैसे अधिक से अधिक निर्धारित हो। दूसरा, उसी क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है जो करीब 50,000 हेक्टेयर जमीन जो है उसमें लोगों को लाभ इससे मिलने की संभावना है। राज्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट नाम की एक संस्थान भी मिल रही है। तो अगर बिहार की पूरी संरचना को देखेंगे तो कृषि में फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज और गतिविधियों से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की असीम संभावना है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना भी बहुत आवश्यक होता है। तो रेल और रोड के प्रयास तो होते रहे हैं, राज्य में हवाई यातायात को भी और सुधारने की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसे इस बजट में साधने की कोशिश की है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेगा और ऐसे भी जो 120 नए शहर नई उड़ान स्कीम के तहत पूरे देश में लागू की जाएगी। तो राज्य के प्रस्ताव के आधार पर कुछ अन्य हवाई अड्डों का भी विकास राज्य में देखने को मिलेगा। टूरिस्ट जो रिलेटेड सर्विसेज सेक्टर है, जिसमें भी बिहार एक ऐसी भूमि है जिसमें विभिन्न धर्म के से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थल है, तो उन सब से जुड़े जो आधारभूत संरचना है उनके विकास के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं, जिसका लाभ बिहार को मिलेगा। जी, आईआईटी के विस्तार की भी बात की गई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरे बजट में और बिहार के लिए काफी कुछ वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किए हैं, तो इनको आप किस तरह से देखते हैं? अटल टिंकरिंग लैब के लिए भी स्पेशल आवंटन किया गया है, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। जैसे बजट में भी और ऐसे भी अगर देखेंगे कि जिस किसी देश ने आर्थिक विकास को प्राप्त किया है उसमें इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बड़ी भूमिका रही है, जिसका आधार शिक्षा रहा है और स्वास्थ्य। साथ में आप कह सकते हैं कि स्वस्थ मनुष्य शिक्षित होकर के अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में जो आईआईटीज हैं, जो नए आईआईटीज हैं जिनमें कैपेसिटी एक्सपेंशन के स्कोप थे, उसमें कैपेसिटी बढ़ाई जाएंगे, उसमें आईआईटी पटना भी शामिल है। साथ ही जो एक नई अटल टिंकरिंग लैब से जोड़ा जाएगा स्कूलों को, उसके साथ ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना इसमें लाई गई है, जिसमें सेकेंडरी स्कूल्स जितने हैं देश के उन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। तो इसका लाभ बिहार को काफी मिल सकता है, क्योंकि बदलती परिस्थिति में तकनीक का उपयोग शिक्षा प्रदान करने में बढ़ता ही जाएगा और इसको एहसास करते हुए जो ये प्रयास किए जा रहे हैं राज्य को भी लाभ मिलेगा। जी, सुधांशु जी, पूरे बजट का आकार कितना रहा, पूंजीगत जो व्यय है वो कितना रहेगा और इसमें से बिहार के हिस्से में क्या कुछ राशि आई है इस बजट में? ये बजट जो देखेंगे कि जो अनुमानित है ये लगभग खर्च जो है वो 50.65 लाख करोड़ है और यह जो पिछले साल आप देखें 2025 में जो अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान था देश का, यह $3.9 ट्रिलियन अर्थात $4 ट्रिलियन है। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए बजट के आकार में जो वृद्धि हुई है यह काफी उम्मीद भी दिखाता है। दूसरा, पूंजीगत व्यय में वृद्धि को जो खासकर आप देखेंगे कोरोना काल के बाद जो एक प्रयास किए गए कि आधारभूत संरचना के माध्यम से अर्थव्यवस्था को विस्तार देने में इसका प्रयोग किया जाए, उसको जारी रखते हुए इस बजट में भी घोषणा की गई है। बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो 50 वर्षों तक के लिए ब्याज रहित ऋण जो पूरे देश के राज्यों के लिए किया गया है उसका तकरीबन 15,000 करोड़ का लाभ सीधा बिहार को मिलेगा। साथ ही पावर सेक्टर जो ऊर्जा क्षेत्र है उस ऊर्जा क्षेत्र में राज्यों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से अतिरिक्त 0.5% जो राज्य का जीएसडीपी है उसका कर्ज लेने के प्रावधान किए गए हैं, जो करीब 4300 करोड़ के आसपास वर्तमान स्तर पर आता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखें कि कई प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए और इन सब को करते हुए भी केंद्रीय बजट ने इस चीज का ध्यान रखा है कि राजकोषीय घाटा है जो वह नियंत्रण में रहे, जो वर्तमान के 4.8% है उसे कम करके 4.4% ऑफ जीडीपी आने वाले वर्ष में करने की ऐसी गुंजाइश बनाई गई है बजट में। जी, तो सुधांशु जी, उम्मीद है आपकी बातों से ये हमें अगर मजमून निकालें तो ये जो बजट है वो हमें समावेशी बुनियादी ढांचे के विस्तार को देने वाला, कृषि सुधार और रोजगार के सृजन में मददगार साबित होने वाला प्रतीत होता है। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम केंद्रीय बजट और बिहार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।